नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपीएसआई 2025 इसमें हमारे ज़्यादातर टॉपिक हो चुके हैं और मूल विधि में आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण निर्णय। ठीक है, मतलब वाद भी कह सकते हैं, जो कि पेपर में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। ये किससे संबंधित है, तो आपको मेन वाद कराऊंगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेन ही कराऊंगा जो कि सीधे सीधे पेपर में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 22। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या है। पहला है सबसे इम्पोर्टेंट, MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1997। ठीक है, इस वाद का मतलब क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, बहुत दिनों तक इस पे बहस हुई। सभी मतलब किसी ने सिटी में पहले जिला न्यायालय में अपील डाली, फिर हाई कोर्ट में डाली, फिर सुप्रीम कोर्ट में डाली। जब सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आता है, जजमेंट आता है, तो वो एक ऐसा उदाहरण बन जाता है जिसे सभी पूरे देश में कोई भी अपना सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, इस निर्णय में ये बात सही है। तो उसी को सब कोई, हर कोई मानेगा और न्यायालयों में भी मानी जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। उच्चतम न्यायालय ने खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बाल श्रम को रोकने के लिए विस्तृत निर्देश दिए हैं। जितने भी खतरनाक काम होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उसमें बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए। रोकने के लिए विस्तृत निर्देश दिए हैं, बहुत से निर्देश दिए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा इतना छोटा हो, 16 साल से कम वाले बच्चे को किसी भी काम में ना लगाएं। ठीक है, और भी निर्देश में बहुत बड़ी चीज़ें, लेकिन आपको शॉर्ट में यही याद रखना है। आगे देखिए, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। इसमें क्या कहा है? आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले प्रथम बार आर्टिकल 226 की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय, वो हाई कोर्ट गया होगा या सुप्रीम कोर्ट गया होगा, तो सुप्रीम कोर्ट में मना कर दिया होगा कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में उसने अपील डाली होगी, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दिनों बाद ये निर्णय आया होगा कि आपको सीधे मतलब हाई कोर्ट पहले जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट भी आ सकता है अपने मूल अधिकार या फिर जनहित याचिका के लिए। सीधे सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकता है। ये नहीं है कि पहले उसको जिला न्यायालय जाए या फिर हाई कोर्ट में जाए। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट भी आ सकता है यदि कोई चाहे तो। आर्टिकल 226 की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। सचिव रक्षा मंत्रालय, ठीक है, रक्षा मंत्रालय के कोई सचिव होंगे, बनाम बबीता पुनिया 2020। तो इनमें जो ये वाद है, ये बबीता पुनिया बनाम सचिव किसके? रक्षा मंत्रालय के, इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट। ऐसी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सरकार भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी नियुक्ति हेतु आवश्यक कदम उठाए। इससे पहले जितनी भी महिला अधिकारी थी भारतीय सेना में, उनकी स्थायी नियुक्ति नहीं थी। तो इन्होंने केस कर दिया होगा सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ से केस जीत गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनकी जो पोस्ट है वो स्थायी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। आगे देखिए, सायरा बानो बनाम भारत संघ। इसमें क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट ने तलाक बिद्दत अर्थात तिहरा तलाक, ट्रिपल तलाक की प्रथा को असंवैधानिक माना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में सायरा बानो बनाम भारत संघ सीधे सीधे आएगा और पूछा जाएगा ये किससे संबंधित है। तो यदि ऑप्शन में तिहरा तलाक लिख रहा हो वो भी ठीक है, और तलाक बिद्दत लिख रहा हो वो भी ठीक है। मतलब ट्रिपल तलाक एक असंवैधानिक चीज़ है। तो ये इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब देखते हैं आगे। आगे है आपका नोटा जजमेंट 2013। अब नोटा का मतलब क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नन ऑफ द एबव। ये फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने मतदान करने में नकारात्मक अधिकार प्रदान किया है यदि मतदाता किसी उम्मीदवार को, यदि वह मतदान नहीं करना चाहता तो वह नोटा का बटन दबाकर मतदान कर सकता है। यदि आप वोट देने जाएं और वहाँ पे आपको लगे कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है, कोई भी पार्टी का नेता ऐसा नहीं है जिसे हम वोट दे सकें, सभी नालायक हैं, सभी बेकार हैं, किसी ने कोई काम नहीं किया, तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटा जजमेंट 2013 में ये बटन देने का अधिकार सबको दिया है कि आप इसको दबा सकते हैं। इससे ये पता चलेगा कितने लाख लोगों ने
किसी भी उम्मीदवार को नहीं चुना, ये उम्मीदवार कितने बेकार हैं। ठीक है, आगे देखिए, सेल्वी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक 2010, इसमें क्या कहा गया, ये नार्को टेस्ट से संबंधित है। नार्को मतलब जो झूठ पकड़ने की मशीन होती है, जो टेस्ट होता है उससे संबंधित। नार्को टेस्ट भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 के 3 में निहित आत्मा अभिशंसा का अतिक्रमण करता है, अतः असंवैधानिक है। ये टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया असंवैधानिक है। क्यों है? क्योंकि नार्को टेस्ट सदैव व्यक्ति की सहमति से ही किया जाना चाहिए। एक तो ये बात हो गई। नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध कथन करता है। वो ये मशीनी तो है, इसमें व्यक्ति ये नहीं है कि झूठी बोल रहा है या फिर सच पकड़ लिया मशीन ने। ऐसा भी हो सकता है उससे ज़बरदस्ती झूठ बुलवाया जा रहा हो, तो कोई भी प्रमाणिक चीज़ नहीं है। इसीलिए नार्को टेस्ट को असंवैधानिक घोषित किया है कि व्यक्ति को होश ही नहीं है कि क्या बोल रहा है। वो सपने में भी कुछ बोल सकता है। यदि कोई सपना देख रहा है, सपने में उसने मर्डर कर दिया, तो वो कहेगा मर्डर कर दिया, लेकिन रियलिटी में मर्डर उसने नहीं किया, वो तो सपना देख रहा था। तो पॉलीग्राफ टेस्ट में यही होता है, क्योंकि व्यक्ति का दिमाग और मन इतने ऊपर हैं कि विज्ञान उस तक नहीं पहुंच सकती। आगे देखिए, नार्को टेस्ट किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य करते हैं। नार्को टेस्ट किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य दे रहा है। कोई दूसरा कहे तो ठीक है, फिर तो किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। उसी व्यक्ति को ले लो, उसी को गवाह बना दो, उसके खिलाफ खुद ही बोल देगा हाँ मैंने ये किया है, भले ही ना किया हो। जब उसे होश में जब उसको होश आएगा तो वो कहेगा मैंने ये बोला ही नहीं, मैंने ये किया ही नहीं, तो मुकर जाएगा। गवाही उसी की मानी जाएगी, लेकिन हम मशीन को ऊपर नहीं रख सकते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक में ये निर्णय दिया था कि नार्को टेस्ट असंवैधानिक है। ये यदि कोई व्यक्ति चाह रहा है, उसने कह दिया है, उसकी इच्छा है, तभी किया जाना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में जिसमें और अन्य महत्वपूर्ण बात लेकर आएंगे। तब तक आप इनको लिखिए और इनका रिवीजन करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।